तुम तैयार हो? एक सेकंड रुको, फोन साइड पर रखो, ईयरफोन्स टाइट करो और एक डीप ब्रेथ लो, क्योंकि जो अगले कुछ मिनट्स में होने वाला है वो सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है। ये एक आदमी की आत्मा है जो ऑनस्विट्स के गैस चैम्बर्स के बाहर से जिंदा निकली, जो इंसानियत के सबसे काले अंधेरे में भी एक दिया जलाए रखी। विक्टर फ्रैंकल। एक नाम नहीं, एक सबूत। सबूत इस बात का कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है। घर, परिवार, नाम, पहचान, आजादी, लेकिन एक चीज नहीं छीनी जा सकती, वो है उसका क्यों, उसका रीजन, उसकी मीनिंग। और आज बुक्समेल पर हम उसी क्यों की तलाश में निकलते हैं। ये स्टोरी है विक्टर फ्रैंकल की, ये स्टोरी है तुम्हारी, ये स्टोरी है हम सब की। चलो शुरू करते हैं। 1942, वियना, ऑस्ट्रिया। एक जेंटलमैन डॉक्टर अपनी क्लिनिक में बैठा है। नाम है विक्टर एमिल फ्रैंकल, साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी में ट्रेंड। एक लविंग वाइफ है, टिली। एक माँ है जो उसे जान से ज्यादा चाहती है। एक भाई है, एक घर है और एक ड्रीम है जो उसने सालों की रिसर्च और स्टडी के बाद कागज पर उतारा है। एक ऐसी थियरी जो साइकोलॉजी की दुनिया बदल सकती थी। फिर एक रात नाजीज आए, डोर नॉक हुआ और वो नॉक जिंदगी की आखिरी नॉक थी, एक नॉर्मल लाइफ की। विक्टोर को एक ट्रेन में बैठाया गया, अंधेरे डिब्बे में, सैकड़ों लोगों के साथ, घंटों का सफर, और डेस्टिनेशन था ऑनस्विट्ज, वो नाम जिसे सुनकर आज भी रूह कांपती है। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही एक एसएस ऑफिसर ने इशारे से दो ग्रुप्स बनाए, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का मतलब था गैस चैम्बर, राइट का मतलब था स्लेव लेबर। विक्टर को राइट साइड भेजा गया। उस रात उन्हें पता चला कि उनके साथ आए 1500 लोगों में से 1400 को डायरेक्टली गैस चैम्बर में भेज दिया गया था। कपड़े उतरवाए गए, बिलोंगिंग्स छीन लिए गए और उस रात विक्टर की उस मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पूछा जो उन्होंने कोट की इनर पॉकेट में छुपाई थी। वो मैन्यूस्क्रिप्ट ली जा चुकी थी, सालों की मेहनत उड़ गई। और उस रात विक्टर ने एक डिसीजन लिया जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था। अगर यह मैन्यूस्क्रिप्ट गई है तो मुझे इसे जी कर दोबारा लिखना होगा। एक रीजन, बस एक रीजन। और उस रीजन ने उन्हें जिंदा रखा जब हर तरफ से मौत थी। उन्हें एक नंबर दे दिया गया, 1,19,104। यही उनकी नई आइडेंटिटी थी, नाम नहीं, नंबर। लेकिन विक्टर फ्रैंकल के अंदर कुछ था जिसे कोई नंबर रिप्लेस नहीं कर सकता था, और उसी कुछ की ये पूरी कहानी है। तुम्हारे लाइफ में जब कभी कोई बड़ा लॉस हो, जॉब जाए, रिलेशनशिप टूटे, कोई ड्रीम बिखरे, तो उस मोमेंट में एक काम करो, एक रीजन ढूंढो जीने का, सिर्फ एक। वो रीजन तुम्हें आगे खींचेगा जब सब कुछ पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा हो। फ्रैंकल ने एक डिस्ट्रॉयड मैन्यूस्क्रिप्ट को रीजन बनाया। तुम्हारा रीजन क्या है? अब यहां से फ्रैंकल की स्टोरी एक अलग मोड़ लेती है। ज्यादातर लोग उस सिचुएशन में या तो टूट जाते या सरवाइव करने के जुगाड़ में लग जाते, लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने कुछ और किया। उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। जैसे एक साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट देखता है, वैसे फ्रैंकल ने उस कंसंट्रेशन कैंप को एक लिविंग लैब की तरह देखा। उन्होंने खुद को और अपने आसपास के हजारों लोगों को ऑब्जर्व किया, और उन्होंने एक बात नोटिस की जो शायद दुनिया की किसी साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक में नहीं थी। कुछ लोग फिजिकली कमजोर थे लेकिन सरवाइव कर रहे थे। कुछ लोग फिजिकली स्ट्रांग थे लेकिन टूट रहे थे। फर्क क्या था? बॉडी का नहीं, माइंड का भी नहीं, फर्क था मीनिंग का। जिन लोगों के पास कोई रीजन था, घर पर कोई इंतजार कर रहा था, कोई काम अधूरा था, कोई सपना था, वो लोग ज्यादा सरवाइव कर रहे थे। और जिन्होंने होप छोड़ दी, वो अगले कुछ दिनों में नहीं रहते। फ्रैंकल ने एक और पैटर्न ऑब्जर्व किया। कैंप में सिगरेट करेंसी थी, बहुत वैल्यूएबल। जब कोई आदमी अपनी सिगरेट स्मोक करने लगता था, जो कि वो नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए रखता था, तो फ्रैंकल समझ जाते थे कि यह आदमी नहीं बचेगा, क्योंकि सिगरेट स्मोक करना मतलब था कल की कोई चिंता नहीं। होप जाना डेथ का पहला साइन था। यह फ्रैंकल का पहला बड़ा डिस्कवरी था। होप और मीनिंग सर्वाइवल का सबसे पावरफुल टूल है।
इस ऑब्जर्वेशन ने वो फाउंडेशन रखी जो आगे चलकर उनकी थेरेपी बनी, लोगोथेरेपी। जब भी तुम बहुत थके हुए हो, जब लगे कि सब बेकार है, तो एक काम करो, एक फ्यूचर इवेंट इमेजिन करो जिसके लिए तुम्हें जिंदा रहना है। कोई पर्सन हो सकता है, कोई गोल हो सकता है, कोई ट्रिप हो सकती है। होप एक फीलिंग नहीं है, ये एक चॉइस है। फ्रैंकल ने यह चॉइस नरक में की। तुम अपने कंफर्ट जोन में तो कर ही सकते हो। भाग 3, वो एक फ्रीडम जो कोई नहीं छीन सकता। कैंप में एक रोज सुबह की बर्फीली ठंड में विक्टोर को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया गया। रास्ते पर पत्थर थे, ठंड इतनी थी कि सांस लेना दर्द करे, और पीछे एक गार्ड था जो बात बात पर मारता था। उस दिन गार्ड ने विक्टर को लाठी मारी। विक्टर गिरे, दर्द हुआ, ब्लड था, और उस एग्जैक्ट मोमेंट में जब वो जमीन पर थे, उनके अंदर एक थॉट आई, यह मेरी बॉडी को दर्द दे सकता है, लेकिन मेरे अंदर जो हो रहा है वो इसे दिखता भी नहीं। और उस मोमेंट में विक्टर ने अपनी वाइफ टिली को याद किया, उनकी आवाज़, उनकी हंसी, उनकी आंखें। विक्टर ने मेंटली उनसे बात की, जवाब भी आए मन से। एक गार्ड, एक कांटेदार तार, एक कंसंट्रेशन कैंप, कोई भी विक्टर के अंदर की उस दुनिया तक नहीं पहुंच सका। यहां फ्रैंकल ने वो डिस्कवरी की जो इस पूरी किताब की सोल है। एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट वन थिंग, द लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम्स, टू चूज वंस एटीट्यूड इन एनी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। मतलब तो तुमसे सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज़ नहीं, तुम्हारा रिस्पॉन्स, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी ये चॉइस कि तुम इस सिचुएशन को कैसे लेते हो। ये विक्टर फ्रैंकल की सबसे बड़ी गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस है, और उस स्पेस में तुम्हारी फ्रीडम है, तुम्हारी पावर है। तुम्हें फोर्स नहीं किया जा सकता कि तुम दर्द में टूट जाओ। तुम चूज कर सकते हो कि तुम उस दर्द को कैसे कैरी करोगे। ये इजी नहीं है, ये मैजिकल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। और फ्रैंकल ने इसे ऑशविट्स में प्रूव किया। अगली बार जब कोई तुम्हें हर्ट करे, बॉस ने इग्नोर किया, फ्रेंड ने बिट्रे किया, रिलेशनशिप में पेन है, तो उस मोमेंट में एक सेकंड रुको। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच उस स्पेस को फील करो और कॉन्शियसली चूज करो तुम इसे कैसे लेना चाहते हो। विक्टिम की तरह या एक पर्सन की तरह जो अपनी इनर फ्रीडम जानता है। ये चॉइस ही तुम्हारी रियल पावर है। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जिसने साइकोलॉजी की दुनिया बदल दी। फ्रॉइड कहते थे इंसान प्लेजर ढूंढता है। उनकी थ्योरी थी प्लेजर प्रिंसिपल। एडलर कहते थे इंसान पावर ढूंढता है, सुपरियोरिटी चाहता है। फ्रैंकल ने कहा रुको, दोनों रॉन्ग नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। इंसान की सबसे गहरी जरूरत है मीनिंग, मतलब पर्पस। प्लेजर और पावर तो मिल सकते हैं, लेकिन अगर मीनिंग नहीं है तो वो सब हॉलो लगेगा। और इसी रियलाइजेशन से जन्म हुआ लोगोथेरेपी का। लोगोस ग्रीक वर्ड, मतलब मीनिंग। लोगोथेरेपी कहती है अगर तुम अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढ सको तो तुम किसी भी सफरिंग को झेल सकते हो। और फ्रैंकल ने बताया मीनिंग 3 तरीकों से मिलती है। पहला, क्रिएशन। कुछ बनाओ, कुछ ऐसा करो जो दुनिया में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो। कोई आर्ट, कोई वर्क, कोई आइडिया, कोई रिलेशनशिप जिसे तुमने नर्चर किया। जब तुम क्रिएट करते हो तो तुम इस दुनिया में कुछ छोड़ जाते हो, और ये फीलिंग तुम्हें अलाइव रखती है। दूसरा, एक्सपीरियंस। कुछ डीपली एक्सपीरियंस करो, किसी को ट्रूली लव करो। कोई सनसेट ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। कोई म्यूजिक सुनो जो तुम्हारी आत्मा को छू जाए। जब तुम कुछ फुली एक्सपीरियंस करते हो तो मीनिंग ऑटोमेटिकली आती है। तीसरा, एटीट्यूड। ये सबसे पावरफुल है। जब तुम सफरिंग चूज नहीं कर सकते, लेकिन उस सफरिंग के प्रति अपना एटीट्यूड चूज कर सकते हो। जब तुम तय करो कि यह दर्द मुझे बेटर बनाएगा, तो वही दर्द मीनिंगफुल हो जाता है। और जहाँ मीनिंग है वहाँ मोटिवेशन है, वहाँ जीने की ताकत है। आज रात सोने से पहले एक काम करो, एक डायरी लो या फ़ोन का नोट्स ऐप खोलो और लिखो मेरी लाइफ में मीनिंग कहाँ से आती है। शायद ये तुम्हारा काम हो, तुम्हारे बच्चे हों, कोई क्रिएटिव पैशन हो या कोई कॉज हो। जब तुम्हें अपनी मीनिंग पता होगी तो तुम्हें किसी मोटिवेशन गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
यहाँ फ्रैंकल एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं और ये कॉन्सेप्ट आज 2026 में पहले से ज़्यादा रेलिवेंट है। उन्होंने इसे नाम दिया एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। तुमने कभी फील किया होगा सब ठीक है, जॉब है, पैसा है, घर है, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, हेल्थ है, खाना है, नेटफ्लिक्स है, और फिर भी रात को एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन जिसे तुम डिस्क्राइब नहीं कर पाते। ये डिप्रेशन नहीं है, ये लेजीनेस नहीं है, ये बोर्डम भी नहीं है, ये है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। ये वो स्टेट है जब जिंदगी में सब होते हुए भी कुछ मिसिंग लगता है, जब संडे की शाम एक अनएक्सप्लेन्ड एंग्जाइटी होती है, जब ऑफिस जाते वक्त एक इनर क्वेश्चन उठता है, क्या बस यही है? फ्रैंकल कहते हैं ये फीलिंग मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी एपिडेमिक है। हमारे पुरखों को पता था वो क्या करें, ट्रेडिशन थी, रिलीजन थी, कम्युनिटी थी, लेकिन आज हम इतने फ्री हो गए हैं कि हमें नहीं पता हम क्या चाहते हैं। और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए हम क्या करते हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, पार्टी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, बिंग वॉचिंग करते हैं, ओवर ईट करते हैं। अगर सेंस ऑफ मीनिंग नहीं मिली तो कुछ लोग सब्सटेंसेस में डूब जाते हैं, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं यह सब टेम्पररी फिक्स है। असली सॉल्यूशन है अपनी मीनिंग ढूंढना। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम का एंटीडोट है एग्जिस्टेंशियल मीनिंग, और यह मीनिंग कोई दूसरा नहीं दे सकता, तुम्हें खुद ढूंढनी होगी। और यहाँ फ्रैंकल एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट देते हैं। हम यूजुअली पूछते हैं जिंदगी मुझे क्या देगी? फ्रैंकल कहते हैं पूछो जिंदगी मुझसे क्या मांग रही है। ये शिफ्ट यही सब कुछ बदल देती है। जब तुम जिंदगी के सामने एक कंट्रीब्यूटर की तरह खड़े हो जाते हो, एक कंज्यूमर की तरह नहीं, तो मीनिंग ऑटोमेटिकली आने लगती है। अगले एक हफ्ते के लिए एक एक्सपेरिमेंट करो। हर रोज खुद से एक सवाल पूछो, आज जिंदगी मुझसे क्या मांग रही है? ये सवाल तुम्हें आउटसाइड वर्ल्ड की तरफ से अपने इनसाइड वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, और धीरे धीरे तुम उस एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम को मीनिंगफुल एक्शन से भरने लगोगे। ये वो पार्ट है जो शायद सबसे ज्यादा रिलेटेबल है, सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सब दर्द से भागते हैं, डिस्कम्फर्ट से भागते हैं। हमें लगता है एक अच्छी जिंदगी वो है जिसमें कम से कम तकलीफ हो। फ्रैंकल कहते हैं ये सोच गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। Suffering is not necessary to find meaning, but meaning is possible even in suffering. यानी दर्द ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर दर्द है तो उसमें भी मीनिंग हो सकती है। कैंप में एक बुजुर्ग डॉक्टर था। उसकी वाइफ 2 साल पहले मर गई थी। वो बेहद डिप्रेस्ड था, रात रात भर रोता, सो नहीं पाता। एक दिन विक्टर उसके पास गए। उन्होंने उससे कोई थेरेपी नहीं की, कोई लेक्चर नहीं दिया, बस एक सवाल पूछा, अगर आप पहले मर जाते तो आपकी वाइफ का क्या होता? बुजुर्ग डॉक्टर ने रुक कर कहा, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती। विक्टर बोले, तो यह दर्द जो आप फील कर रहे हो, ये वो दर्द है जो उसे नहीं झेलना पड़ा। आपने उसे बचाया। आपका ये ग्रीफ एक गिफ्ट है जो आपने उसे दिया। उस दिन वो बुजुर्ग डॉक्टर शांत हो गया। दर्द नहीं बदला, सिचुएशन नहीं बदली, लेकिन मीनिंग बदल गई। और जब मीनिंग बदलती है तो सफरिंग का वेट बदल जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये रीफ्रेमिंग है, ये पर्सपेक्टिव है, ये वो पावर है जो हर इंसान के पास है, लेकिन ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। फ्रैंकल कहते हैं जब हम अनअवॉइडेबल सफरिंग को मीनिंगफुल सफरिंग बना देते हैं तो हम उसे बेयर कर सकते हैं, और कभी कभी उससे ऊपर भी उठ सकते हैं। किसी पेन के बारे में सोचो जो तुम अभी फील कर रहे हो। अब खुद से पूछो, इस पेन में कोई लेसन है, कोई गिफ्ट है, कोई मीनिंग है? शायद जिस हार्ट ब्रेक ने तुम्हें तोड़ा उसने तुम्हें सेल्फ अवेयर बनाया। शायद जिस फेलियर ने ह्यूमिलाइट किया उसने तुम्हें एक ऐसा स्किल दिया जो सक्सेस कभी नहीं दे सकती थी। दर्द को मीनिंग दो और दर्द तुम्हारा टीचर बन जाएगा, एनिमी नहीं। कैंप में एक और रात, बर्फ में चलते हुए, थके हुए, भूखे, अंधेरे में। विक्टर के दिमाग में एक ही चेहरा था, टिली का। उनकी आवाज़, उनकी हंसी, उनकी बातें। विक्टर ने उन सबसे मेंटली कॉन्वर्सेशन किए जवाब दिए, सुने, और उन्हें उस ठंड में, उस डार्कनेस में एक वार्मथ फील हुई। यहाँ फ्रैंकल एक ऐसी बात कहते हैं जो बहुत सिंपल लगती है लेकिन प्रोफाउंड है।
Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality. मतलब लव सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक पाथ है, एक ऐसा रास्ता जिससे तुम किसी को और खुद को सबसे गहराई से जान सकते हो। विक्टर उस मोमेंट में फिजिकली टिली के साथ नहीं थे। शायद वो थी, शायद नहीं। विक्टर को नहीं पता था, लेकिन उनकी प्रेजेंस विक्टर के अंदर रियल थी और उस प्रेजेंस ने विक्टर को उस रात सरवाइव कराया। फ्रैंकल कहते हैं, लव किसी की फिजिकल प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करती। लव ट्रांसेंड्स। लव वो थ्रेड है जो सेपरेशन में भी कनेक्ट रखती है। यही लव, यही कनेक्शन, यही किसी का होना मन में एक पावरफुल रीजन है जीने का। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें तुम जेन्युइनली लव करते हो। आज उन्हें बताओ, वर्ड्स में, एक्शंस में। लव को एक्सप्रेस करने में देर मत करो। फ्रैंकल ने टिली को मेंटली होल्ड किया जब फिजिकली नहीं कर सकते थे। तुम लकी हो, तुम्हारे पास वो लोग हैं जिन्हें तुम फिजिकली होल्ड कर सकते हो। ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हम सब फ्रीडम चाहते हैं। नो रिस्ट्रिक्शंस, नो रूल्स, नो लिमिट्स, डू व्हाटएवर वी वांट। फ्रैंकल कहते हैं, ये फ्रीडम नहीं है, ये केओस है। असली फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। Freedom is not the last word. Freedom is only part of the story and half of the truth. Freedom is but the negative aspect of the whole phenomenon whose positive aspect is responsibleness. मतलब फ्रीडम अधूरी है अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फ्रैंकल एक बात कहते हैं, अमेरिका ने ईस्ट कोस्ट पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाई। काश वेस्ट कोस्ट पर एक स्टैच्यू ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती, क्योंकि फ्रीडम तभी मीनिंगफुल है जब तुम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो। जब तुम कहते हो मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो तुम एक्चुअली फ्री हो। जब तुम कहते हो ये सब मेरे साथ होता है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं, सब दूसरों की गलती है, तो तुम विक्टिम हो। और विक्टिम फ्री नहीं होता, चाहे उसके हाथ में कितनी भी फ्रीडम हो। विक्टर फ्रैंकल ने एक कंसंट्रेशन कैंप में, जहां लिटरली कोई फ्रीडम नहीं थी, ये डिस्कवर किया कि इनर फ्रीडम हमेशा रहती है। उन्होंने चूज किया कि गार्ड से नफरत नहीं करेंगे। उन्होंने चूज किया कि ऑब्जर्व करेंगे, जज नहीं करेंगे। उन्होंने चूज किया कि जब तक जिंदा हैं तो फुली जिएंगे। ये चॉइस, यही उनकी फ्रीडम थी। आज से एक रूल बनाओ, अपनी लाइफ में हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जॉब नहीं मिली, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेशनशिप टूटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ खराब है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हार्श लगता है, लेकिन यही एम्पावरिंग है। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो तुम पावर लेते हो। जब तुम ब्लेम करते हो तो तुम पावर दे देते हो। कैंप के आखिरी दिनों में विक्टर को खबर मिली, टिली, उनकी वाइफ, वो नहीं रही। बेरगेन बेल्सन में उनकी डेथ हो गई थी। वो इंसान जिसके लिए विक्टर ने रात को खुद को मेंटली जिंदा रखा। वो चेहरा जिसे याद करके ठंड में गर्माहट मिली। वो आवाज जो अंधेरे में रोशनी थी, वो अब नहीं थी। ये वो मोमेंट था जब एक आदमी टूट सकता था, हमेशा के लिए। लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने कुछ ऐसा किया जो आज भी स्टनिंग है। उन्होंने उस ग्रीफ को फुली फील किया। उन्होंने क्राई किया, उन्होंने मोर्न किया, और फिर उन्होंने कहा, शी वॉज एंड शी विल ऑलवेज हैव बीन। नो वन कैन टेक अवे व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये एक प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल रियलाइजेशन है। पास्ट परमानेंट है, जो हो गया वो हो गया, उसे कोई इरेज नहीं कर सकता। तुमने जो लव किया वो रियल था, तुमने जो जिया वो रियल था। वो मोमेंट्स, वो हंसी, वो कनेक्शन, वो परमानेंट है। द प्रेजेंट मोमेंट ऑलवेज विल हैव बिन। मतलब ये पल जो तुम अभी जी रहे हो, ये हमेशा हुआ रहेगा। इसे कोई फ्यूचर नहीं बदल सकता। टिली गई, लेकिन उनके साथ जो था वो नहीं गया। और इसी रियलाइजेशन ने विक्टर को उस रात सरवाइव कराया। जब कभी कोई लॉस हो, कोई पर्सन, कोई रिलेशनशिप, कोई अपॉर्चुनिटी, तो खुद को याद दिलाओ, जो था वो था, उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे अच्छे मोमेंट्स परमानेंट हैं, वो हमेशा हुए रहेंगे।
ये थॉट ग्रीफ को ख़त्म नहीं करती, लेकिन उसे बेरेबल बनाती है। वॉर ख़त्म हुई, कैंप के गेट्स खुले, विक्टर फ्रैंकल फ्री हुए। लेकिन क्या वो सच में फ्री थे? वो लिखते हैं, जब वो उस गेट से बाहर निकले तो उन्हें कुछ फील नहीं हुआ। जॉय नहीं, रिलीफ नहीं, हैप्पीनेस नहीं, एक नमनेस था, एक इमोशनल ब्लैंकनेस। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है जो फ्रैंकल बहुत ऑनेस्टली शेयर करते हैं। ट्रॉमा से हीलिंग बे इंस्टेंट नहीं होती। जो लोग बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव मोड में रहते हैं, उनकी इमोशंस फ्रीज हो जाती हैं। वो फील करना बंद कर देते हैं, क्योंकि फील करना डेंजरस था। और जब डेंजर जाता है तो इमोशंस तुरंत नहीं आती, उन्हें टाइम लगता है, उन्हें परमिशन लगती है। फिर एक दिन विक्टर एक खुले मैदान में थे, अकेले। एक लाख, एक छोटी सी चिड़िया गा रही थी। स्काई ब्लू था, सन था, और विक्टर के गाल पर एक टीयर आई, पहली टीयर जो उन्होंने कैंप के बाद शेड की। वो कहते हैं, उस मोमेंट में उन्हें पहली बार लगा, मैं जिंदा हूँ। हीलिंग इंस्टेंट नहीं होती, मीनिंग इंस्टेंटली नहीं आती, लेकिन जब आती है तो एक लार्क की आवाज़ में आती है, एक चाय की चुस्की में, एक हंसी में, एक सनसेट में। और यही मोमेंट्स, यही ऑर्डिनरी, सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मोमेंट मीनिंगफुल होते हैं। हीलिंग की कोई डेडलाइन नहीं होती। अपने आप पर इम्पेशेंट मत हो। अगर तुम किसी बड़े लॉस या ट्रॉमा से रिकवर कर रहे हो तो खुद को टाइम दो, और उन छोटे मोमेंट्स पर ध्यान दो जो अनएक्सपेक्टेडली अच्छे लगते हैं। वो मोमेंट्स तुम्हारा साइन है कि तुम्हारी सोल जिंदा है। तो ये थी विक्टर फ्रैंकल की कहानी। एक डॉक्टर जो ऑनस्विट्स गया और ऑनस्विट्स से एक गिफ्ट लेकर वापस आया। वो गिफ्ट थी लोगोथेरेपी। वो गिफ्ट थी मीनिंग की थ्योरी। वो गिफ्ट थी ये नॉलेज कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन उसका एटीट्यूड नहीं। विक्टर फ्रैंकल ने हमें बताया, मीनिंग ज़रूरी है जीने के लिए, प्लेजर और पावर से ज़्यादा ज़रूरी। सफरिंग में भी मीनिंग हो सकती है, अगर हम उसे ढूंढें। लव सबसे पावरफुल रीज़न है जीने का। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ चलते हैं। पास्ट परमानेंट है, जो अच्छा था वो हमेशा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ही हु हैज़ अ WHI टू लिव फॉर कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। फ्रिडरिक नीचे, फ्रैंकल की फेवरेट कोट। अगर तुम्हें अपना क्यों पता है तो कैसे का जवाब निकल आएगा। तुम्हारी जिंदगी में शायद ऑनस्विट्स नहीं है, लेकिन तुम्हारे अपने कैंप्स हैं, अपनी तकलीफ़ें हैं, अपने अंधेरे हैं। और विक्टर फ्रैंकल की यह किताब उन सब अंधेरों में एक दिया है। जलाओ उसे, ढूंढो अपना क्यों, और जियो फुली, मीनिंगफुली। अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए मीनिंगफुल था तो एक काम करो, एक लाइक करो। अगर मीनिंग तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला बुक भी लाइफ चेंजिंग होगा। 3 कमेंट करो, बताओ तुम्हारा क्यों क्या है। और अगर किसी को इस मैसेज की ज़रूरत है तो शेयर करो। फैलाओ ये लाइट, बुक स्मेल, जहाँ हर किताब एक रेवोल्यूशन है। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन रखो, और हाँ, तुम्हारा क्यों खूबसूरत है उसे लाइव करो, तक रिकॉर्डिंग के लिए।